तो देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, आप सबने पढ़ा है, दो तरह के इसमें वो होते हैं ग्रुप्स। पता है क्या किसी को कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। एक होता है NS1, मतलब जिसको बोलता है, NS1 NS2। हाँ जी, एक को बोलता है एल्कली मेटल, है ना, और एक होता है बेटा NS2, जिसको बोलते हैं अपन क्या, एल्कलाइन एल्केनाइन मेटल। अर्थ मेटल। यस। NS क्या सर है? NS बेटा, NS मतलब लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, पहला है तो 1s1 2s1 3s1 ऐसे ऊपर से नीचे जाएगी। लिथियम में 1s1 होता है ना बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, पढ़ा है सबने। यस सर। फ्रांसियम, यस। ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, और ये लास्ट वाले रेडियो एक्टिव होते हैं बेटा। लास्ट वाले कैसे होता है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मतलब इनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते हैं, दे विल इमिट सर्टेन पार्टिकल्स, राइट। तो ये हमारा एस ब्लॉक है, दो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। देखोगे ये, यदि आप पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है, आपने पढ़ा होगा, तो ये ग्रुप 1 है ना, और ये क्या है अपना ग्रुप। ग्रुप 2। अब इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, एक टेस्ट होता है, ये इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, मतलब कि ये जो है इनका एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। क्या बोलते हैं अपन इसको, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में क्या होता है बेटा, कि अपने पास एक फ्लेम होती है, ठीक है, फ्लेम होती है जो कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, क्या अपने पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, मतलब जो ऑक्सीडाइज कर सकती है। यदि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर हमने किसी भी एस ब्लॉक के एलिमेंट को रख दिया, यहाँ पे एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक रेस्पेक्टेड कलर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रेस्पेक्टेड कलर। मेरी बात समझ रहे हो क्या, कलर देखने को मिलेगा। वो क्यों मिलेगा वो बताऊंगा, लेकिन फ्लेम टेस्ट इनका करेक्टरिस्टिक टेस्ट है। करेक्टरिस्टिक टेस्ट का मतलब क्या है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग इनको पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो है क्या, इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम they will produce certain colors, right, they produce specific color। जैसे मैं बताऊं आपसे, जैसे लिथियम है, जो लिथियम है वो क्रिम्जन रेड बताता है हमें, क्रिम्जन रेड। क्रिम्जन का मतलब है सिंदूरी, सिंदूरी लाल, क्रिम्जन रेड, ये फिक्स कलर है, तो इससे लिथियम को पहचान सकते हैं। जो सोडियम है वो बताता है येलो, मतलब फ्लेम में देता है येलो कलर। फिर वॉयलेट देता है ये, फिर रेड वॉयलेट, या वॉयलेट ही लिख लेंगे इसको भी, क्या है यार, और ये देता है ब्लू। ऐसे ही बेरिलियम और मैग्नीशियम नो कलर, मतलब कोई कलर नहीं देते हैं ये दोनों, बेरिलियम और मैग्नीशियम नो कलर। और बाकी लोग देते हैं, तो देते हैं ब्रिक रेड, मतलब ईंट जैसा लाल, ये है क्रिम्सन रेड, ठीक है। सर और ये लास्ट कौन रेड कौन सा एल्कलीन है? क्या हो गया बेटा, सर SR लिखा है आपने क्रिम्सन रेड के पहले। हाँ बेटा, स्ट्रोंसियम कैल्शियम के बाद। अब सुनो मेरी बात, ये नीट आपसे पूछता है, आपको हर किसी के कलर याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए सबको, कलर। अच्छा सबको याद है लिथियम, लिथियम के लिए सोडियम पोटेशियम, ऐसे याद है ना सबको, ऐसे याद है ना सबको, ऐसे याद होगा। यस यस सर। सर। हाँ तो देखो एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी, ऐसे याद रखना। देखो कैसे रखना, जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे लिखना लाल, अरे यार, लाल, पीला, नीला, बीच में 2 बार बैंगनी, बीच में 2 बार बैंगनी। थोड़ी हिंदी समझते होंगे सब लोग, आई थिंक। यस सर। फिर नो कलर, नो कलर, ऐसे गाने की तरह याद रखना आप मेरी तरह, नो कलर, नो कलर, लाल, लाल, हरा। तो गाने की तरह याद रखो, इसको एक बार रिपीट करो सब लोग, लाल, पीला, नीला, बीच में 2 बार बैंगनी। तो कैसे, देखो, लाल, पीला, नीला, बीच में 2 बार बैंगनी, देखा सबको। फिर नो कलर, नो कलर,
लाल लाल हरा। और देखो पहला और आखिरी लाल ना क्रिम्सन रेड है, पहला और आखिरी लाल कैसा है, सिंदूरी लाल है, क्रिम्सन रेड है। याद हुआ? देखो सबको एक बारी में याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। Yes, sir. 4 नंबर है नीट कैप के ये, तो कैसे रखोगे, लाल पीला नीला, बीच में 2 बार बैंगनी, नो कलर लाल लाल हरा, पहला और आखिरी लाल है क्रिम्सन रेड। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रेस्पेक्टेड कलर देते हैं, जिसकी वजह से इनको पहचाना जाता है। यदि फ्लेम में लेके गया मैं, मान लो येलो कलर आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार ये सोडियम होगा, ठीक है। यदि मैं फ्लेम में लेके गया तो भाई ग्रीन कलर आ गया, तो मैं बता सकता हूँ बेरियम होगा। मेरी बात समझ रहे हो? कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट का मतलब है वी कैन आइडेंटिफाई these elements with the help of this type of test। सर रेडियो एक्टिव का मतलब क्या बताया था आपने? रेडियो एक्टिव का मतलब होता है ये इनके न्यूक्लियस ना इमिशन करते हैं अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का, तो अनस्टेबल होते हैं, तो टूट टूट के छोटे न्यूक्लियस बनाते रहते हैं। हैवी न्यूक्लियस ना टूट टूट के छोटे न्यूक्लियस बनाते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। 1 मिनट सर। अब मैं बताऊंगा फ्लेम टेस्ट होता, रीजन क्या है फ्लेम टेस्ट का, क्यों होता है फ्लेम टेस्ट, और फिर आगे का इसको पूरा एक बार सब खत्म करेंगे। रीजन फॉर्म क्या है, रीजन फॉर फ्लेम टेस्ट, इसको बोलता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण ना आता है, क्या मतलब है, देखो एक बार बताता हूं आपको। जब भी आपने बहुत सीखा होगा, ये सीखा भी है, मैंने पढ़ा है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे जाता है, तो एनर्जी को क्या करता है बेटा, इमिट करता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सबने? और इस एनर्जी को क्या लिख सकता है, hc बाय लेमडा इमिट। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एक लेमडा को इमिट करेगा, एक पर्टिकुलर लेमडा को इमिट करेगा, वेवलेंथ छोड़ेगा। और यदि वो वेवलेंथ विजिबल रीजन में रही, जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया और उसने ग्रीन कलर की वेवलेंथ को इमिट किया, तो कैसा कलर दिखने लगेगा, ग्रीन। तो होता क्या है, जब आप इसको हीट करते हो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन होते हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, कलर आता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. लिख दो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया? अरे बताओ सर एक बार ये लास्ट वाला दोबारा बता दो, रीजन फॉर बेटा। फ्लेम। फ्लेम टेस्ट का रीजन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी इमिट करता है, एंड दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू hc बाय लेमडा। तो लेमडा छोड़ेगा ना, लेमडा जिस कलर की होगी वही कलर दिखाई देगा हमें। यस सर। बस उतना ही लिखा है। आगे बढ़ जाऊं अभी? यस सर। ठीक है। अब कुछ कुछ ना इंपॉर्टेंट बातें आपको इसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, मैं सारी बातें नहीं लिखवा सकता हूं, पहले बता रहा हूं। आपको पढ़ना है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो होता क्या है, देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ना
एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी एस ब्लॉक में जो बॉन्डिंग होती है, जैसे आयोनिक बॉन्डिंग, कितने तरह की बॉन्डिंग होती है? एक आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, एक मेटालिक बॉन्ड होता है, सही बात है। तो एस ब्लॉक में कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटालिक बॉन्ड बनता है, सभी लोग याद रखेंगे। कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो मुझे बताओ किसमें मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी? NH2 में ज्यादा रहेगी, किससे बोलो बेटा? NS1 से। पहली बात, क्योंकि NH2 में ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग इसलिए रहेगी क्योंकि NH2 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, सही है। तो यही रीजन होता है, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो यही रीजन होता है द मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग एंड, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH2 is greater than NS1। रीजन क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? ये बात समझ में आई सबको? हाँ या ना? सर का मेल्टिंग पॉइंट के बाद क्या लिखा है आपने? देखो, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ NH2 इज ग्रेटर देन NS1। सवाल आ सकता है आपके नीट में कि एल्कलाइन अर्थ मेटल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है NS1 से? तो आप बताओगे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। और मेटालिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। और NH2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, NS में तो कितना है? 1 है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, हाँ, तो दूसरी बात आपको तो चाहिए डाउन द ग्रुप स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। देखो नीचे जाएंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डाउन द ग्रुप स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि साइज बढ़ता है, सबने पढ़ा है, साइज बढ़ता है। देखो एक छोटे छोटे 2 एटम बॉन्ड बना रहे हैं, एक बड़े बड़े बना रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है बेटा। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही सबको? यस सर। ठीक है, चलो। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बोलो, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो ये होता है, लिथियम के बाद सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, सोडियम के बाद कौन आएगा? पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रूबिडियम, रूबिडियम के बाद कौन आएगा? सीजियम। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। लिखो बेटा फटाफट। तो याद रखना, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज ग्रेटर देन एल्कली मेटल। रीजन इज स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग का भी रीजन है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वो चीज डिपेंड करती है। मोर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग, राइट। और डाउन द ग्रुप मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज होती है। तो आप पढ़े लिखे थे, आप समझ गए। क्लियर है भाई इतना? यस सर। लिखो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा? सही बात है बेटा। आगे बढ़ो। अरे बताओ, हो गया भाई सबका? इतना बढ़ सकते हैं आगे? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। ये इनकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बोल सकते हो आप। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? देखो आप सबको पता होगा
कि मेटल क्या होता है। देखो एल्कली मेटल कैसे बनाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के बनाएगा, M+1+ इलेक्ट्रॉन, मानते हो कि नहीं मानते हो। और जो एल्कलाइन, ये NS1 है, NH2 कैसे बनाएगा बताओ, NH2 कैसे बनाएगा, ये छोड़ेगा M से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ऐसे बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, तो इनका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इनका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हो आप। तो ये जो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये सबको पता है कि नहीं पता है यार। यस सर, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइज जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब देखो सिंपल है, आपने सुना LIC एजेंट, सुना है कि नहीं सुना, LIC एजेंट सुना है, अरे बताओ, LIC एजेंट सुना है, LIC एजेंट का काम क्या होता है, LIC करना, सही बात है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा बताओ, रिडक्शन करना, सही बात है भाई। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो रिडक्शन कर दे। अब मुझे किसी सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। ऐसे मान लो ये आदमी घूम रहा था, ये ऐसे मस्त ये घूम रहा था, अब इसको ये इसका रिडक्शन हम चाहते हैं, इसका रिडक्शन हो जाए, तो हमें कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो इसको क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। मेरी बात समझ रहे हो क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने से इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये जितने भी मेटल्स होते हैं राइट, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ सर बेटा। तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा वो। हाँ, तो जितने भी एल्कली मेटल है, एल्काइन अर्थ मेटल है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हमें डिसाइड करना है कौन अच्छा है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन बेकार रिड्यूसिंग एजेंट है, सही है। तो आप क्या चाहते हो, यदि ये रिएक्शन जितनी तेजी से आगे भागे, यदि ये रिएक्शन जितनी तेजी से आगे भागे, उतनी जल्दी जल्दी मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और सामने वाले का रिडक्शन उतना ही तेजी से हो जाएगा, सही बात है। यस सर, तो इसको बोलते हैं इस रिएक्शन की फीजिबिलिटी, इस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, मतलब ये रिएक्शन कितना फास्ट चलेगी, वो डिसाइड करेगा कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन नहीं। तो अपन थर्मो से देखते हैं, थर्मो से देखेंगे बेटा इसको। हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास सबसे पहले सॉलिड मेटल होता है, हम सबसे पहले उसको सब्लिमेशन एनर्जी देते हैं। कौन सी देता है, डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन। आपको मैंने थर्मो पढ़ा दिया क्या बेटा, है थर्मो पढ़ाया है? यस सर। अच्छा, फिर आपको Yes, समझ में sir. आना चाहिए। तो देखो आपने सब्लिमेशन एनर्जी दी, तो सॉलिड गैस में आ गया, फिर गैस वाले को हम कौन सी एनर्जी देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे, सही है। आयोनाइजेशन एनर्जी देने से वो क्या बन जाएगा, M+ एक्वस बन जाए, सॉरी M+ क्या बन जाएगा, वो गैस। फिर इसको हम पानी में लेके जाएंगे एक्वस फेज में, तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होगा बेटा। तो ये बन जाएगा M+ एक्वस। हम यही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इससे ना ये बन जाए जल्दी से। तो 3 फैक्टर है, बताओ। पहला सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, बताओ। यदि कोई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो कम से कम होनी चाहिए, सही बात है। तो सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम खुद देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होनी चाहिए। और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो कोई हम पे जो भी मेटल है, यदि उसकी सब्लिमेशन एनर्जी कम रहेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी, तो वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। सर सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से गैस में। सॉलिड से गैस में, बेटा वही तो कह रहा हूं, मुझे इससे ये बनाना है, तब होगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। इससे बन जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे बिंदास, सही है। तो हम कह रहे हैं इससे बनाने पे यदि मुझे यहाँ पहुंचना है, तो मुझे 3 तरह की एनर्जी है, सब्लिमेशन देनी पड़ती है, आयोनाइजेशन देनी पड़ती है और ये मुझे मिलती है। तो जो देनी पड़ रही है उसे मुझे कम देना पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन फीजिबल होगी। इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसकी सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ। यस सर, अच्छा, अब हम इसको लगाएंगे अपने S ब्लॉक पे। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं बात करूं सबसे, मैं बिना पानी के बात करता हूं, यदि मैं मान लो इन एयर बात करूं आपसे, कैसे बात करूं मैं आपसे, इन एयर। एयर मतलब ये वाला पैरामीटर भी हट गया है, इस पैरामीटर को हमने छुपा दिया, मान लो ये यूज नहीं कर रहे थोड़ी देर के लिए। तो देखो तुम बताओ, सब्लिमेशन एनर्जी ना सबकी सेम होती है। लिथियम, अभी मैं NS1 की बात कर रहा हूँ, यही अपना नीट का सवाल है। तो सब्लिमेशन, अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डाउन द ग्रुप घटती है बढ़ती है, कोई बताएगा, बताओ भाई। बढ़ती है।
घटती है, तो घटती है तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो इन एयर सीजियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों बताओ? देखो सब्लिमेशन सबका लगभग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सबका सब्लिमेशन का डेटा ना लगभग सेम होता है। ठीक है, तो फिर ये आदमी डिसाइड करेगा। और आपको पता है डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है सीजियम की, तो सीजियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन इन एक्वस फेज यदि मैं पानी में बोल दूं तो पानी में आप क्या यूज करोगे? अब हाइड्रेशन भी यूज करोगे, हाइड्रेशन। है कि नहीं है? तो फिर लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिथियम का हाइड्रेशन, बिकॉज Li प्लस हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्योंकि तो आपको हमेशा याद रखना है कि यदि कोई पूछेगा एयर में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आप बोलोगे आंसर सीजियम। पूछेगा क्यों? क्योंकि लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन कोई पूछेगा एक्वस फेज है, तो आप क्या बोलोगे? लिथियम। क्यों? क्योंकि लिथियम जब एक्वस मानेंगे तो हाइड्रेशन भी कंसीडर करना पड़ेगा, और हाइड्रेशन रिलीज होता है, तो लिथियम के केस में हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। दैट्स व्हाई लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस फेज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? तो लिथियम के बाद क्या लिखा है आपने ब्रैकेट में? लिथियम हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी। Okay, sir. सर ये येलो कलर से आपने कट क्यों करा है? अरे कट नहीं करा, मैं बोल रहा था यदि एयर में होगा तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, एयर में रहेंगे तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। कट नहीं करा लड़की, वो तो बस समझाया था। ई क्यों लिखा है आपने? ई क्यों? ए क्यू क्या है? कहाँ पे? ए क्यू, ए क्यू एक्वस, एक्वस एक्वस बेटा एक्वस नो लिखा सर, गंदा है। ये येलो वाला जो मतलब एरो के ऊपर लिखा है आपने। एक्वस है वो, एक्वस। यही ना जो मिटाया अभी, सही है। एक्वस लिखा है बेटा, यहाँ पे लिखा था हाइड्रेशन। और सर इसका प्रोडक्ट क्या है? M प्लस एम सी। प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन। बेटा एक इलेक्ट्रॉन छुड़वा दिया ना तो क्या बनेगा? सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन Na प्लस बनता है ना। यस सर। नहीं समझी लड़की? सर मतलब प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन, एक वो ऑक्सीडेशन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ सही है। तो अब मैंने सिखाया कि एयर में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा सीजियम। रीजन क्या है उसका? क्योंकि सीजियम के आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। लेकिन पानी में सीजियम नहीं होगा, पानी में होगा तुम्हारा लिथियम, क्योंकि वो हाइड्रेशन ज्यादा रखता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर Ra से मतलब रेडियो एक्टिव। Ra मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, सही है। Yes, sir. सर ये दोनों सीजियम और लिथियम दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है ना? बेटा मतलब सारे ही मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, सारे ही। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सब। उनमें से अच्छा कौन है ये पढ़ रहे हैं। और सर हाई हाई जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की है। हाँ इसलिए पानी में वो अच्छा है, क्योंकि तूने पढ़ा ना बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकता है? जिसकी सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, आयोनाइजेशन भी कम होनी चाहिए, हाइड्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। बढ़ो आगे।
Yes, sir. चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को यदि अमोनिया के अंदर डाल दिया जाए तो क्या होता है। ठीक है, तो दो तरह के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट समझते हो आप? ठीक है, तो अपने पास एक बीकर है, इसके अंदर अमोनिया फिल हुआ है, अमोनिया है इसके अंदर, NH3 है, और आप ऊपर से मेटल डाल रहे हो, कोई भी मेटल, एल्कली मेटल या मतलब एम डाल रहे हो, एल्कली या कोई भी डाल दो। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, आप सबने पढ़ा कि मेटल जो है वो कैसे जाएगा बेटा, ऐसे तो टूटेगा वो, मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे Yes, मानते sir. हो, जल्दी जल्दी मानो यार। अच्छा, फिर यदि जो अपना M+1 है, ठीक है, यदि वो NH3, तो NH3 ये प्लस है तो NH3 क्या दे सकता है, NH2 नेगेटिव दे सकता है, या इसको ऐसे ब्रेक कर दो तो ये क्या बना देगा, MnH2 बना देगा कि नहीं बना देगा। तो इस सॉल्यूशन की ना कुछ कुछ खास बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात होती है, दोबारा रिपीट कर दो। क्या बेटा? ये जो आपने साइड में बताया सॉल्यूशन के बारे में। बेटा कुछ नहीं बताया, मैंने कहा मेटल, मान ले कोई भी मेटल डाल दे ऊपर से, चाहे तो तू NS1 डाल दे, चाहे तो NS2 डाल दे, तो मैंने NS1 का एग्जांपल लिया, तो मेटल कैसे ऑक्सीडाइज होगा, M+1 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो अमोनिया के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वो NH2 ले जाएगा, ये एक MnH2 बना देगा, प्लस H+ बना देगा। ठीक है, सही लड़की? अब ये देखो आप, ये सॉल्यूशन ना पैरामैग्नेटिक होता है, पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो सॉल्यूशन बनता है पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक कब होता है, किसी को पता है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सही बात है? Yes, sir. जब तो अनपेड दिख रहा है इलेक्ट्रॉन सबको होता अनपेयर्ड है। इलेक्ट्रॉन, ये रहा देखो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, Yes, कैसा sir. इलेक्ट्रॉन है, तो पूछा जाएगा कि ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, तो आप आंसर क्या करोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। क्लियर है? दूसरा, ये कंडक्टर भी होता है ये सॉल्यूशन। कंडक्टर क्यों होगा बताओ, आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो कंडक्टर, और आयन भी दिख रहा है, तो किसके कारण हो जाएगा, आयन प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, ये कंडक्टर होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सही है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ बेटा। फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सॉल्यूशन कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि अपने पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, Yes, sir. रिड्यूसिंग एजेंट में जाएगा। लास्ट पॉइंट, ये ब्लू कलर का होता है, कैसे कलर का होता है, ये ब्लू कलर, उसका वही रीजन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉन है अपने पास एक फ्री में, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेगा, और पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करेगा, वो इमिट करेगा, जिसकी वजह से हमें कलर दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। अब यदि इसको कंसंट्रेट कर दिया जाए, ऐसा किया जाए कंसंट्रेटेड, मतलब मेटल की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, मेटल के कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो बताओ क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मैं बहुत सारा मेटल डाल दूंगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपस में ना पेयर अप होने लगते हैं, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ना डायमैग्नेटिक हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, क्योंकि आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक हो जाता है और ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। कलर तो याद ही रखना पड़ेगा, रीजन सेम ही है दोनों कलर आने के, समझ गए? तो ये 5-6 क्वेश्चन है, ये पूछेंगे लिक्विड अमोनिया में मेटल का सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, कंडक्टर क्यों होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है, उसका ब्लू कलर क्यों होता है, कंसंट्रेट करने पे क्या होता है, तो ये आपको सारा आना चाहिए। क्लियर है? सर आपने डायमैग्नेट की बात क्या लिखा है? डायमैग्नेट इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, क्योंकि जब बहुत सारा मेटल डालेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग करने लगेंगे, तो जब पेयरिंग होने लगेगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो पैरा नहीं बचेगा, वो कैसा बचेगा, डायमैग्नेट बचेगा। क्लियर? सर एक बार पहला बता दो पैरामैग्नेट वाला। बेटा जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है तो पैरामैग्नेटिक होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा ही है ना। यस सर। फिर जैसे जैसे तुम मेटल का कंसंट्रेशन बढ़ाएगी तो इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, तो कंसंट्रेटेड डायमैग्नेटिक हो गया, बस इतना लिखा है। ओके सर। और ये कौन कौन देता है, ये सारी चीजें किसके उपयोग है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सेम प्रॉपर्टी है सबकी। ठीक है, सारे लोग यही सारा फॉलो करते हैं कि हर किसी का अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन बनता है, उसकी सबकी यही प्रॉपर्टी होती है, किसी का भी होता है।
सर ये सारा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। बेटा यहां तक डाइल्यूट के लिए, 2 पॉइंट कंसंट्रेटेड के लिए, सही है, और ये वैलिड सबके लिए। सर Done, sir. डन, Yes, sir. Done. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक की रिएक्शन विद वाटर। एस ब्लॉक के लोग पानी के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद वाटर। अच्छा एक बात बताओ आप लोग सबसे पहले कि यदि मान लो पहले NS1 की बात करते हैं यहाँ पे, फिर NS2 की करेंगे, ठीक है। यदि कोई मान लो M मेटल है, वो पानी के साथ चली गई, NS1 है, तो क्या बनेगा, कोई बता सकता है आप में से? देखो पानी कैसे टूटेगा आपको पता है, H प्लस प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा, और ये मेटल कैसे टूटेगा बताओ, M+1 में। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, तो क्या sir. बनना चाहिए बताओ, ये प्लस OH लेगा तो क्या बन जाएगा, MOH। क्या बोलते हैं इसको अपन, हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही यदि ये Yes, वाला sir. मेटल H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अपना हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये कैसा बनाएगा, MOH होल ट्वाइस। समझ रहे हो, क्योंकि ये कैसा बनाता है, M2+ बनाता है, तो पानी से 2 OH खींचेगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, लिथियम जो होता है ना, डिकम्पोज वाटर, ठीक है, लिथियम डिकम्पोज वाटर स्लोली। क्योंकि लिथियम स्लोली क्यों करता है, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, सही है। सोडियम जो होता है रिएक्ट्स क्विकली, सोडियम जल्दी से रिएक्ट कर पाता है, और बाकी लोग जो बचे, कौन कौन बचे, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, Yes. रिएक्ट्स बहुत तेज रिएक्ट करेंगे। वो क्यों बहुत तेज रिएक्ट करेंगे बताओ, विग्रसली, क्योंकि उनकी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का तो पंगा है भाई। देखो इससे ये बन रहा है, तो कौन सी एनर्जी लग रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है वो स्लो रिएक्ट करेगा। जैसे लिथियम स्लो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जो सोडियम है वो थोड़ा तेज कर रहा है, और बाकी लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं, मतलब क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो। Low. पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ये बात समझ गए सब लोग? सर लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है या लो है? ज्यादा है ना बेटा, डाउन द ज्यादा ग्रुप है। आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, तो लिथियम Yes. की सबसे ज्यादा होगी ना अपने ग्रुप में, सही है। Yes, sir. लिखो इसको फटाफट। ऐसे ही देखो यहाँ पे भी लिख लो, मैग्नीशियम डिकम्पोज बॉइलिंग वाटर। तो मैग्नीशियम के लिए बॉइलिंग वाटर की रिएक्शन करानी पड़ती है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन बात करोगे बाकी लोग की, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। समझ रहे हो, सेम रीजन है आयोनाइजेशन एनर्जी। और एक इंपॉर्टेंट बात है, बेरिलियम तो रिएक्ट ही नहीं करता, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। लिख लो बेटा फटाफट इसको। और सर जो आपने पहले लिखवाया था लिथियम हाई हाइड्रेशन एनर्जी, वो भी बेटा वो अलग चीज हो गई ना, वो तो अलग चीज हो गई, ये तो पानी के साथ रिएक्शन है। हाइड्रेशन में रिएक्शन कहाँ करवाई थी, हाइड्रेशन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, ठीक है। ओके सर। आगे बढ़े सर एक बार NH2 वाला फिर से बता दीजिए। बेटा, M+2 बनाएगा, देख बचपन से पढ़ता है, इसकी 2 वैलेंसी है, OH की 1 है, तो कैसा बनेगा, MOH टाइप का बनेगा। तो यहाँ पे भी देख मैग्नीशियम है वो बॉइलिंग वाटर से करता है, क्योंकि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, तो उसको रिएक्शन करने के लिए कुछ इनिशिएशन लेना पड़ता है, तो हम गर्म पानी से कराते हैं। लेकिन बाकी लोग ठंडे से भी कर जाते हैं, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, तो फटाक से रिएक्ट कर जाते हैं। और बेरिलियम करता ही नहीं रिएक्ट, समझे? यस सर।
Done, sir. 1 मिनट से। सर ये ऊपर येलो पेन में नो रिएक्ट के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा? सर येलो स्केच पे। Li decompose water quickly, sodium reacts quickly, और यही लिखा हुआ है रुबिडियम पोटेशियम सीजियम reacts vigorously. ओके सर। आगे बढ़ जाऊं? चलो, रिएक्शन विद नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनता है, कोई बताएगा आप में से? नाइट्राइड बनते कि नहीं बनते हैं? Yes, Right. sir. That's right. सबको आता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना। इन NS1, याद रखना, इन NS1 ओनली लिथियम विल फॉर्म नाइट्राइड, बाकी लोग रिएक्ट नहीं करते, ठीक है? लिथियम विल फॉर्म नाइट्राइड, बाकी लोग रिएक्शन नहीं करेंगे। NS1 इन NS1 ओनली मतलब लिख दिया तो बाकी लोग नहीं करते। अच्छा, नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? Li प्लस N2, क्या बनेगा बोला बेटा? Li3N, सही बात है। नाइट्राइड का मतलब होता है बेटा N3 नेगेटिव आयन होता है, ठीक है? तो N3 नेगेटिव से तो ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा? सही है, Li3N बनेगा। बाकी समझ में आ गया? बाकी NS2 में नॉर्मल है, NS2 में जैसे मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनाना है, मैग्नीशियम का नाइट्राइड कैसे बनाओगे बताओ? तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ, Mg की वैलेंसी 2 है, नाइट्राइड की 3 है, तो क्या बन जाएगा? Mg3N2, समझ रहे हो आप? तो NS2 में तो सब लोग बनाते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन NS1 में सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है? कौन बनाता है? लिथियम। याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि NS1 में सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है, बाकी लोग नाइट्राइड नहीं बनाते। NS2 में सब बना लेते हैं। हम बता लड़की क्या कह रही है? क्लियर बेटा? यस Yes, सर। sir. लिखो फटाफट, कुछ रिएक्शन पढ़ रहे हैं आगे, सब नाइट्रोजन के साथ करा के देख लिए, अब उसके साथ करा लेंगे, क्या नाम है, ऑक्सीजन के साथ करा लेंगे, हेलोजन के साथ। फटाफट पढ़ लेते हैं। इसके एनसीईआरटी पढ़नी है, आपका होमवर्क है, आप प्लीज इसके एनसीईआरटी पढ़ लीजिए ढंग से। Yes, sir. Done. चलो आगे बढ़ूं। चलो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन ले लो। अच्छा, हाइड्रोजन लेंगे तो क्या बनेगा? जैसे नाइट्राइड बनता था, वैसे क्या बनता है? हाइड्राइड, सही बात है। Yes, तो कल भी sir. पढ़ाया था। तो देखो, NS1 में कैसा हाइड्राइड बनेगा, कोई बताएगा? एक वैलेंसी है तो कैसा बनेगा बेटा? MH टाइप का बनेगा, सही बात है। और NS2 में कैसा बनेगा, कोई बताएगा? MH2 टाइप का। दो वैलेंसी है ना भाई? Hmm. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। अच्छा, अब ना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल हाइड्राइड्स आर आयोनिक। याद है कल पढ़ाया था आयोनिक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन में, ठीक है? सारे के सारे जो हाइड्राइड होते हैं वो आयोनिक होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम। तो BeH2 कैसा होता है बेटा? याद रखना, कोवेलेंट। ऐसा होता है ये, कोवेलेंट। और ये बनता भी डायरेक्ट नहीं है, इसको बनाने का अलग तरीका होता है। आप इसको एज ए एक्सेप्शन याद रखेंगे कि BeCl2 plus LiAlH4 gives BeH2 plus LiCl plus AlCl3। तो देखो, बाकी लोग तो डायरेक्ट रिएक्शन करके बना देते हैं, मतलब NS1 में किसी को भी हाइड्रोजन के साथ डालो, जैसे KH NaH डायरेक्ट बना देंगे। ऐसे NS2 में भी सब लोग डायरेक्ट बना लेंगे, लेकिन बेरिलियम नहीं बनाता है, ठीक है? बेरिलियम के लिए हमें ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। और बेरिलियम का हाइड्राइड भी कोवेलेंट होता है, बाकी सब क्या होते हैं? आयोनिक। क्लियर बेटा? यस सर। Yes, sir. लिख लो फटाफट।
इस संडे के पेपर में क्या आ रहा है आपके में? ऑल सिलेबस सर। अच्छा पूरा। सर ये कोवेलेंट आपने क्यों लिखा है BeH2 के बाद? तो बेटा होता है वो कोवेलेंट, इसलिए लिखा है। सही है। बाकी सब आयोनिक होते हैं ना, क्योंकि M+1 में है, +2 बेरिलियम नहीं करता, बेरिलियम कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलो रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन से क्या बनेगा बताओ? हैलाइड से क्लोराइड, ब्रोमाइड। तो यदि NS1 में देखे तो M+X2 मतलब हेलोजन कैसा बनेगा बोलो सब लोग? MX। सही बात है। और NH2 में कैसा बनेगा बोलो? MX2। एग्जैक्टली सेम बात है। ऑल आर आयोनिक, क्या रखना है? ऑल। अरे यार ये बुरा बन गया, क्या हो गया? एक सेकंड बेटा। ऑल आर आयोनिक। आगे क्या लिखूंगा बोलो? एक्सेप्ट क्या? BeCl2। समझ रहे हो आप? जैसे हाइड्राइड था ना, ऐसा ही है। तो BeCl2 कैसा होता है? कोवेलेंट होता है, जैसे BeH2 था। और उसको बनाने का तरीका भी अलग है। बाकी लोग सीधा बन जाते हैं, ये ऐसे बनता है BeO + C+Cl2। बेटा ये जो रिएक्शन लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग से जो लिख रहा हूँ, BeCl2 + CO। तो देखो बाकी सब लोग डायरेक्ट बना देते हैं। सोडियम क्लोराइड बनाना हो तो Na+X2 कर दो तो NH बन जाएगा। बाकी सब लोग डायरेक्ट बन जाएंगे, लेकिन बेरिलियम का डायरेक्ट नहीं बनेगा। आपको अलग से एक रिएक्शन करवानी पड़ेगी जो मैंने लिखी है। बाकी सारे लोग आयोनिक होंगे, बट ये कैसा होगा? कोवेलेंट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। आज पक्का NCERT पढ़ लेना इसकी। और जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं सारी बातें नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं बस इंपॉर्टेंट बातें लिखवा रहा हूँ। ओके सर। लास्ट पढ़ेंगे ऑक्साइड, बस ऑक्साइड पढ़ेंगे। ऑक्साइड के बाद कंपाउंड पढ़ने हैं, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। नाइट्राइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। सर ये लास्ट स्लाइड है? किसकी? आज की क्लास की? यस सर। नहीं, एक और सर हो ठीक है। कैसे? अच्छा हो, मैं ये हो गया, मुझे लगा कि सर अब खत्म करो। चलो तो इसके बाद लास्ट, मतलब ये लास्ट टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन बेटा। तो देखो यार, जब भी कोई आदमी, ये क्या हो गया रे, देखो पता नहीं क्या हो रहा है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रुक के चलो। हाँ, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है ना। जैसे कोई मेटल है, एल्कली मेटल का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं O2 के साथ गया तो क्या बना अपने पास? M2O। क्या बना अपने पास? M2O। तो इसको क्या बोलते हो आप? ऑक्साइड। तो ऑक्साइड बोलते हो, उसका मतलब क्या है? ये ऑक्साइड होता है ना, ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्साइड में कौन सा आयन होता है बेटा? O2 नेगेटिव होता है। O2 नेगेटिव आयन जिसके कंपाउंड के अंदर होगा उसको क्या बोलोगे आप? ऑक्साइड। इसको फर्दर ऑक्सीजन दे देते हैं ना अपन, तो ये ऐसे हो जाता है। किसमें होता है? M2O2 में। किसमें जाता है ये? M2O2। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं अपन भाई इसको? पर ऑक्साइड। कैसे पहचानोगे पर ऑक्साइड? पर ऑक्साइड के अंदर जो आयन होता है वो होता है O2 2 नेगेटिव। कैसा होता है? O2 2 नेगेटिव। इसको फर्दर आप ऑक्सीजन दे दोगे तो ये बनाता है MO2, जिसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं अपन इसको? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड पहचानेंगे कैसे? सुपर ऑक्साइड के अंदर जो आयन होता है वो होता है O2 नेगेटिव। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और क्या है? सॉरी, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। इतनी बात समझे? बात समझे?
बेटा समझ रहे हो? Yes, sir. रिएक्शन विद हैलोजन होगा तब क्या होगा है ये कहां से आया एकदम से? सर? रिएक्शन आप जैसे ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड होगा तो हैलोजन हैलाइड हैलाइड हैलाइड। हैलाइड। अच्छा मुझे लगा कि एकदम से हैलाइड होगा, जैसे क्लोराइड बोलती है ना तू, सोडियम क्लोराइड ब्रोमाइड, ऐसे हैलाइड Okay. इन जनरल, है ना? तो ये समझे। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो NS1 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, बहुत इंपॉर्टेंट, कि डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन द ग्रुप, धीरे धीरे लिखता हूं, डाउन द ग्रुप, द tendency for the formation of, अरे चल जा, formation of, हाँ, down the group the tendency for the formation of oxide, peroxide and superoxide increases। क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूं, सुनो आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नीट में आ सकता है जो भी लिखवा रहा हूं। देखो क्या मतलब है, तो लिथियम है ना, लिथियम अपना ना सिर्फ ऑक्साइड ही बनाता है। क्या बनाता है लिथियम? अपना ऑक्साइड। मेरी बात समझो, लिथियम क्या बनाता है? सिर्फ ऑक्साइड बना के खुश हो जाता है जिंदगी में, समझ रहे हो आप? लेकिन सोडियम की बात करें तो वो ऑक्साइड भी बनाता है, और क्या बनाता है? पेरोक्साइड। सोडियम क्या बनाना पसंद करता है बेटा? पेरोक्साइड। और नीचे वाले लोग हो गए जो पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये लोग सुपर ऑक्साइड भी बनाना पसंद करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे ना एल्कली मेटल में, तो ये पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या बताओ? इन तीनों में से साइज सबसे बड़ा किसका होगा, बताओ मुझे, बताओ इसका साइज होगा? सर सुपर का। सुपर का होगा। और देखो, अब एक ग्रुप में आप नीचे जा रहे हो, देखो लिथियम है छोटा सा, सुपर ऑक्साइड है बड़ा सा, तो आपने पढ़ा होगा ना सॉलिड स्टेट में कि यार इक्वल साइज के कैटायन आयन होने पे क्या होता है? वॉइड्स वगैरह कम आते हैं। सही बात है कि नहीं बात है? अब देखो लिथियम में इतना टुच्चा सा, ये इतना बड़ा है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो घटिया ही बनेगा। लेकिन देखो नीचे जाओगे, सीजियम भी बड़ा है और सुपर ऑक्साइड भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, क्यों होता है ऐसा? सिमिलर साइज कैटायन एनायन। क्या होता है? सिमिलर साइज कैटायन एनायन, ठीक है? तो डाउन द ग्रुप सुपर ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड बनाने की टेंडेंसी, ठीक है, डाउन द ग्रुप सुपर ऑक्साइड पेरोक्साइड बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। उसका रीजन क्या दोगे आप? क्योंकि सिमिलर साइज के कैटायन और एनायन हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? बताइए। Yes, sir. सर लिथियम ऑक्साइड बनाएगा और सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा और के बाकी सारे लोग सुपर ऑक्साइड बनाना पसंद पेरोक्साइड करेंगे। बनाएंगे। लिथियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा क्योंकि डिसिमिलर कैटायन और एनायन हो जाएंगे। और सर रुबेडियम और सीजियम? रुबीडियम और सीजियम भी सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। Done, sir. यानी सर ये वाले तीनों सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। हाँ, मतलब जब तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होंगे ना, तो सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या होता है? सिमिलर साइज के कैटायन और एनायन का हो जाना। अभी समझ में आया? सही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इतना हम आज रखेंगे। अब हमें कंपाउंड्स पढ़ने हैं इस ब्लॉक के, तो अगली क्लास में कंपाउंड पढ़ेंगे, जैसे NaOH पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आपको ना इसके NCERT पढ़नी है यार, ठीक है? अब फटाफट इसके NCERT आप पढ़ लेंगे,
तो ज्यादा अच्छा है।